Hello student, today I am going to teach new topic, that is theory base of accounting. So this is the second topic in your textbook. Already we have discussed account is the art as well as science. It means for preparing final accounts we are using different techniques, different principles to find out profit or loss and know about the financial position of the business. So in this chapter we are going to study about accounting principles, different types of accounting principles. So what are the uses of accounting principles in accounting? So first जो है हम लोग जो है मीनिंग ऑफ गैप का साथ हम लोग शुरुआत करेंगे. जनरली accepted accounting principles. It means it refers to the rule or guidelines adapted for recording and reporting of the business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. These principles are also called as concepts and conventions. So इसका मतलब क्या है? ये एक तरह जो है आपका रूल्स और गाइडलाइंस है. जब आप बिजनेस में जो है रिकॉर्डिंग करेंगे, रिपोर्ट देंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए. ये नहीं कि आपने जो है अपना मर्जी से कोई रूल फॉलो कर दिया, नहीं तो 6 महीने में एक मेथड फॉलो कर दिया और 6 महीने में एक मेथड फॉलो कर दिया. तो उस तरह का जो है उसमें जो है आप जो है अलग अलग मेथड अपना ओपिनियन वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना. जो ऑलरेडी जो है बताया गया, जो रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है, उसको प्रॉपर तरीक़ा से फॉलो करके क्या करना है? सो अकाउंट्स बनाना, तभी उसको जो है सही अकाउंट जो है माना जाएगा. और इसको जो है ये प्रिंसिपल को जो है कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको. नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Accounting principles are using rules and guidelines that business must follow when reporting the financial data. इसका मतलब कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आपने क्या करना, यूज़ करना
रूल्स और गाइडलाइंस को यूज़ करके कंपलसरी इसको फॉलो करना जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आप बनाएंगे। ये नहीं कि अगर इस तरह अगर अकाउंट्स का जो रूल्स और गाइडलाइंस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे सो उसमें आप क्या नहीं कर पाएंगे, सही तरह अकाउंट जो है बना नहीं पाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन हो जाए आप उसमें शो करेंगे वो जो है सही नहीं रहेगा। और इनकम टैक्स वगैरह जैसे कि आप फाइलिंग करेंगे तो उस समय इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए क्या करना, जब भी अकाउंट बनाने जाएंगे तो उस समय क्या करना, आपको रूल एंड गाइडलाइंस को बराबर आपको प्रॉपर तरीक़े से जो है फॉलो करना है। सो नेक्स्ट वन इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नंबर 1, accounting principles are man-made. Number 2, accounting principles are flexible. Number 3, accounting principles are generally accepted. So there are 3 features are there. So accounting principles are man-made. तो उसको मतलब जो है ऑलरेडी जो है अकाउंट जो है कैसा बनाना चाहिए, उसको सिस्टम क्या है, रूल क्या है, ऑलरेडी बना के रखे हम लोग जो है। इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और जो है अकाउंटिंग सिस्टम बोर्ड, ये दोनों मिलकर आपको क्या किया, एक अकाउंटिंग जो है कैसा बनाया जाता है, रूल क्या होता है, रेगुलेशन कैसा बनाया जाता है थ्रू आउट द कंट्री, पूरा इंडिया में। सो ये जो है आपको मैन मेड है, ये नहीं कि नेचर नहीं है। आपको जो है फाइनल अकाउंट कैसा बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा बनाया जाता है, पार्टनरशिप अकाउंट कैसा बनाया जाता है, ये सारा जो है क्लियर कट उसमें दिया हुआ है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दिया हुआ है। नहीं, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है फ्लैक्सिबल। सो अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है फ्लैक्सिबल मीन्स इट इज़ नॉट ए रिजिड वन। ये नहीं कि आप अकाउंट बना दिया इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सो कभी कभी इसको क्या कर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर यूज़ ऑफ बिजनेस। जैसा कि आपका नीड के मुताबिक, आपको बिजनेस का नीड के मुताबिक, जैसा कि आपका जैसा आपका डिप्रिशिएशन हो गया, उसमें बहुत सारा 10 मेथड तक है। उसमें से जैसा कि स्टैंडर्ड मेथड आपने पहला साल यूज़ किया, सेकंड साल अगर आप चाहिए तो क्या कर सकते हैं, जो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स अगर परमिशन लेते हैं, नहीं तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, तो उस समय क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब पूरा जो है एक ही मेथड फॉलो करना, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो है थर्ड वन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल एक्सेप्टेड। इसका मतलब क्या है, जो ऑलरेडी अकाउंटिंग जो है हम लोग जो इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है तो वो और जो है आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो दोनों मिलकर जो है आपको जो है अकाउंट को ईजी तरीक़े से वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्ट करने का तरह जो अकाउंटिंग जो है रूल रेगुलेशन जो है प्रिंसिपल बना कर रखे, उसको फॉलो करके क्या करते हैं हम लोग अकाउंट बनाते हैं, तो उसको सभी लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं। पूरा इंडिया में जितना भी आपका कंपनीज होता है, जो भी अकाउंट्स बनाता है, सो सिमिलर नेचर का जो है बनाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये इसमें 3 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपका रिलेवेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फिर जो है फिजिबल। ये 3 चीज़ जो है आपको मेन चीज़ है। रिलेवेंस मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उसको रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आपने जो है अपना मर्जी से उसमें इन्फॉर्मेशन डाल दिया, ऐसा नहीं है। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव मतलब जो पर्पस के जो फाइनल अकाउंट जो है मेन मकसद है, जो है आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नहीं तो आपको क्या कंपनी का पोजीशन जाने के लिए बनाया जाता, तो वो पर्पस के लिए बनाया जाना। ये नहीं कि अपना मर्जी से कोई जो है अपना वो जजमेंट, जैसा कि आपका पर्सनल बयास बोलते हैं, वो सारा जो है ऐड नहीं करना। थर्ड जो है आपको क्या है, फिजिबल। फिजिबल मतलब जो भी आपको यूज़र है उनको जो ईजी वे में क्या करना, प्रेजेंट करना, उनको समझना ईजी वे में जो है उसको देखने के साथ ही उनको क्या करना, अंडरस्टैंड होने की तरह जो है आपको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहना। तो इसी तरह जो है आपको थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जनरली एक्सेप्टेड बोलते हैं। सो इस तरह का 3 जो है प्रिंसिपल होता है। सो नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। काइंड्स ऑफ तो नंबर 1 जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नंबर 2 जो है
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और assumption. टू टाइप्स है, वन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट विल सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या क्या है. सो अंडर अकाउंटिंग प्रिंसिपल देर आर 11 principles are there. We will see one by one. First one is business entity. Number 2, money measurement. Third one, accounting period. Fourth one, historical cost. Number 5, dual aspect principle. Sixth one, revenue recognition principle. Seventh one, matching principle. Eighth one, objectivity principle. Ninth one, full disclosure principle. Number 10, prudence or conservatism principle. And last one is materiality principle. So these are 11 accounting principles. जैसे ये सारा जो है 11 accounting principle है. First one is business entity. So business entity means business different from owners. It means, so whenever there is a business transaction is occurred or happening in the business, we are recording in the name of business only, not in the name of owners. So owner is bringing capital, means that capital we assume as a liability. So that's why we are showing on the balance, we are showing as a liability in the liability side. And suppose a owner is purchasing a car or anything for personal use, so that will not be entered into the accounting book. So that's why we are calling it business entity. Business entity का मतलब business जो है ओनर से अलग है. क्यों अलग है ओनर से? बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, सो बिजनेस का नाम जो बुक में लिखा जाता है, बिजनेस का नाम से लिखा जाता है. ये नहीं कि ओनर का नाम से नहीं लिखते हैं. ओनर जैसे कि अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए जैसा गाड़ी वगैरह कोई एसेट खरीदता है, तो वो सारा चीज़ जो हम लोग यहाँ पे अकाउंट बुक में नहीं लिखते हैं. इवन जो है वो कैपिटल कैश जो भी लेके आता है उसको भी हम लोग क्या लायबिलिटी मान के उसको कैपिटल जो है लायबिलिटी सेट दिखाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी. सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल मीन्स in business we will record or we will take only the business transaction, not the non-financial character. For example, we are purchasing goods means so that value we will record under the accounting books. So not the number of quantities or number of units, so that thing we will not enter in the accounting book. जैसा कि अगर business having 10 rooms or 5 computers or 5 chairs और टन्स ऑफ स्टॉक एनीथिंग, सो वो सारा क्या करेंगे, सो उसको वैल्यू लिखेंगे. तो ये नहीं कि सो वी आर हैविंग दिस मच ऑफ क्वांटिटी लाइक दैट, वी विल रिकॉर्ड ओनली द फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट. इसका मतलब क्या, मनी मेजरमेंट का मतलब क्या होने से जो बिजनेस में जितना भी पैसा का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, वो रिसिप्ट हो सकता है, पेमेंट भी जो भी होता है, तो उसको जो है आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना. और ये नहीं कि मेरे पास इतना क्वांटिटी है, मेरे पास इतना प्रोडक्ट है, नहीं तो मेरे पास इतना एम्प्लॉयज़ है, नहीं तो मेरा एम्प्लॉय जो है बहुत ही जो है लॉयल है, लॉयल्टी है, नहीं तो आपको क्या मेरा जो है एफिशिएंट है वर्कर, ये सारा चीज़ जो है आपको लिखना नहीं. तो यहाँ पे जितना भी आपको क्या लिखना, मनी उसका एक्चुअली जो है कितना में आप खरीदे हैं, कितना आपको पैसा मिला, नहीं तो जो वर्कर को आपने कितना पेमेंट दिए हैं, तो उस तरह का जो मनी ट्रांसैक्शन होता है, सब मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर आपको लिखना है. इसलिए इसको बोलते हैं जो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. So next one is accounting period concept.
So accounting period concept means, so normally for preparing final account we are taking 12 months. So that is the accounting period. So in that period only we are showing all the expenses and incomes in final account, and in balance sheet we are taking all the liabilities one side, we are taking one side assets. So after that we are preparing final account. After that, after preparing final account, we are giving to the user or giving to the owner of the business. So next one is accounting period. accounting period का मतलब क्या है? So normally अकाउंट्स बनाने का जो टाइम लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. सो इंटरवल ऑफ टाइम जो है फाइनल अकाउंट बनाने का जो है आपका मिनिमम जो है 12 मंथ्स होना चाहिए. सो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सो अकाउंटिंग पीरियड. ये नहीं कि आप जो है अपना मर्जी से जो यहाँ पे जो है अकाउंटिंग पीरियड नहीं ले सकते हैं. जो है यहाँ पे इंडिया में जो है अकाउंटिंग पीरियड जो है हर कंपनी, हर बिजनेस में जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को ही है फॉलो करके क्या करेंगे? अकाउंट बनाएंगे. उसको बाद ही क्या करेंगे उन लोग जो है, जैसा कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है आपको फाइलिंग करना है, इनकम टैक्स देना है, तो उसके लिए जो है आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को जो है फॉलो किया जाता है. ऐसे कि जैसे कि आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है आपको जैसा प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया उसमें जो है वो नहीं तो आपका बैलेंस शीट हो, ये इसका एक फिक्सड पीरियड होता है, उसको 12 मंथ बोलते हैं. सो 12 मंथ जो है आपका होना कंपलसरी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज historical cost. So historical cost state that so all the assets are recorded on the basis of historical cost. Like suppose we are purchasing asset means we will record a purchase price. Some other expenses are happening are incurred in the business means relating to the asset means that also we will record under a particular asset. So next one is historical cost. So historical cost means all the assets are recorded on the basis of historical cost. It means we are purchasing asset means we will take purchase price, then additional expenses like installation charges, labor charges, transportation charges. So all the expenses we will record under the particular assets. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो ऑलरेडी जो आपने जो असट खरीदने के लिए जो खर्चा किए हैं आपने, तो वो सारा चीज़ जो है उसमें लिखना है. जैसे कि आपने एक लैंड खरीद कर रखा है, फॉर एग्जांपल सपोज आपने एक लैंड खरीद कर रखा है 10 लाख में, उसका 5 साल का बाद उसका वैल्यू हो गया 15 लाख. तो अभी यहाँ पे अकाउंटिंग बुक में बैलेंस शीट में जो है आपने लैंड का वैल्यू कितना लिखेंगे? आप 10 लाख. सो 15 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने जो खरीदा कितना में? 10 लाख. तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट. सो डुअल एस्पेक्ट मीन्स एवरी ट्रांसैक्शन देयर विल बी 2 एस्पेक्ट. वन इज डेबिट एस्पेक्ट एंड वन इज क्रेडिट एस्पेक्ट आर इक्वल. जो हर ट्रांसैक्शन में 2 तरह का एस्पेक्ट रहेगा, एक आपका डेबिट एस्पेक्ट रहेगा और एक क्रेडिट एस्पेक्ट रहेगा. जैसा कि आपने सामान खरीदा, फॉर एग्जांपल गुड्स purchased for cash rupees 10,000. Now here involving 2 aspects, one is stock, another one is cash. तो ये जो है आपका गुड्स क्या स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. ये जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा कि आपने क्या करते हैं? पैसा देके आप खरीदते हैं. तो एक डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो इस तरह 2 अफेक्ट रहता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो है डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं. सो बाद में हम लोग जो जर्नल डिश बनाते समय इसको कैसा जो है डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट क्या कौन सा होगा, हम बाद में बताएंगे. नहीं तो अभी देखिए स्टॉक अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट. जैसे कि यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा. तो उसको हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल. सो रेवेन्यू रिकग्निशन मतलब क्या है? बिजनेस में जो ट्रांसैक्शन हुआ है तो वो उसको आपको लिखना है. ये नहीं कि आपको तुरंत पैसा मिला, नहीं तो बाद में मिलेगा, नहीं तो आप बाद में पेमेंट करेंगे. तो वो चीज़ के लिए आपको क्या नहीं करना, वेट करना नहीं, तुरंत जो भी आपका ट्रांसैक्शन होता है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी 2020 में आपको एक ऑर्डर मिला है सामान सप्लाई करने का, सामान सप्लाई करने के लिए. आपने जो है 20 जनवरी को आपने क्या किया?
सप्लाई किया और आपको पेमेंट मिला है 1 फरवरी 2020 को, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांसैक्शन हम लोग लिखेंगे, उनमें से ये वाला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सामान जो है ट्रांसफ़र जो है हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है, तो ये वाला ट्रांसैक्शन को आपको क्या करना, लिखना है। ये नहीं कि आपको बाद में कैश जो है रिसीव हुआ वो डेट को नहीं लिखना, तो ऑलरेडी जो है आपको जो सामान आप दूसरों को सप्लाई करते हैं वो डेट को जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन। सो नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स सो ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड। जितना भी आपको खर्चा हुआ इनकम का साथ जो है रेवेन्यू का साथ आपको क्या करना, कंपेयर करना है। ये नहीं कि सिर्फ जो है आप खाली इनकम को ले लिया, एक्सपेंसेस को छोड़ दिया, तो आपको क्या नहीं मिलेगा, सही तरह जो है आपका प्रॉफिट आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितना भी एक्सपेंसेस हुआ जो रेवेन्यू के साथ क्या करना, मैच करना, कंपेयर करना, हमको कितना रेवेन्यू मिला, कितना खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो चीज़ आपको जानना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 1 अप्रैल 31 मार्च 2020। सो आपने शुरू किया 1 अप्रैल 2019, क्लोज होएगा 31 मार्च 2020 को। जैसे कि इस साल आपको रेवेन्यू हुआ है ₹10 लाख, कॉस्ट दैट मीन्स एक्सपेंसेस को 7 लाख हुआ है। नाउ द डिफरेंस इज 3 लाख। 3 लाख इज प्रॉफिट। मतलब क्या है, जो भी आपको रेवेन्यू है सिर्फ जो है आपको रेवेन्यू को डायरेक्टली लिखना है नहीं, कॉस्ट को जो है कॉस्ट के साथ क्या करना, कंपेयर करना, उसके बाद ही जो है आपको पता चलेगी आपको प्रॉफिट आएगी लॉस हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। सो नेक्स्ट वन इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अकाउंट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर अकाउंट। You should not include any personal judgments and you should not add any personal bias। जैसे कि आप अकाउंट बनाते समय क्या करना, अपना मर्जी से नहीं बनाना, अकाउंट का जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करना, एंड द अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड विद द प्रॉपर एविडेबल डॉक्यूमेंट्स लाइक वाउचर्स, पे स्लिप, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस लाइक दैट। तो जो है आप फुल डिस्क्लोज का मतलब जब अकाउंट्स बनाते हैं सही तरह से बनाना, ये नहीं कि अपना मर्जी से कोई अपना आइडिया लगाना, नहीं तो अपना जो है आपको मैनेजमेंट आपको फोर्स कर रहा है कुछ डेटा को आप मॉडिफाई किए, तो उस तरह को आप नहीं करना। जो प्रॉपर जो है आपका जो वाउचर होता है, जो प्रॉपर जो है एविडेंस होता है, जैसा कि आपका बिल हो गया, जैसा कि पेन स्लिप हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, वो सारा बेस में आपको क्या करना चाहिए, एंट्री करना, तभी उसको जो है वैलिड अकाउंट जो है माना जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। यहाँ में क्या नहीं करना, यू शुड नॉट थिंक अबाउट ओनली एंटिसिपेट प्रॉफिट, यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द एंटिसिपेट लॉसेस ऑल्सो। इसका मतलब क्या है, जब बिजनेस जो है आपको खाली प्रॉफिट के बारे में आपको क्या एस्टिमेट नहीं करना, सोचना नहीं, तो आपको जो है इन फ्यूचर में क्या क्या लॉस हो सकता है, सो कैसा मेरे को जो है कॉस्ट को कैसा जो है मिनिमाइज किया जाएगा, तो वो सारा चीज़ के बारे में आपको क्या करना, सोचना है। जैसे कि आपका स्टॉक का जो है ट्रीटमेंट कैसा होता है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि आपने जो है कॉस्ट ऑफ स्टॉक जैसे कि ₹10,000 है, उसका मार्केट प्राइस जो है 15,000 है, तो यहाँ में क्या करना, विच एवर इज लेस को जो हम लोग क्या करेंगे अकाउंटिंग बुक में लिखेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। So next one is materiality. So materiality मतलब so no need to provide any information like irrelevant or insignificant item to the user। जैसा कि बहुत ही जो है कम वेलेबल आइटम है, जैसा कि आपका पेन, पेंसिल, सीजर, ये सब आपको जल गया, नहीं तो कोई चोरी कर दिया, तो वो सारा चीज़ जो है आपको क्या स्टेशनरी में आ जाएगा, तो उसको जो यूज़र को उसको वो सारा दिखाने की ज़रूरत नहीं। सो मेन जो है थिंग्स है वही चीज़ आपको क्या करना, दिखाना, जो बहुत माइनर चीज़ है, माइनर आइटम है, जो वैल्यू जो बहुत ही कम है, तो वो सारा चीज़ जो है आपको क्या यूज़र को जो है रिपोर्टिंग रूप में देने ज़रूरत नहीं। तो ये सारा जो हो गया अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। से नंबर 2
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और assumptions. So under this concept इसमें 3 चीज़ आएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, नंबर 2 कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, नंबर 3 अक्रूवल कॉन्सेप्ट. तो इसको हम लोग जो है अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको. सो फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब क्या, जैसे कि आपने एक बार बिजनेस शुरू कर दिया, वो जो है बिजनेस चलते रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं. मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं ये नहीं कि मतलब कुछ डेफिनेट पीरियड के लिए आप जो है आप नहीं कर रहे हैं. एक बार जैसे कि आपने लैंड बिल्डिंग मशीनरी जो भी एसेट वगैरह खरीद लिया, तो ये नहीं कि मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए आप नहीं सोचेंगे, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए सोच के क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स वन स्टार्टेड द बिजनेस मीन्स सो यू विल कंटिन्यू योर बिजनेस ऑपरेशन एंड यू वांट टू थिंक अबाउट द स्टॉप द बिजनेस, वाइंड अप द बिजनेस. सो दैट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. एक बार शुरू कर दिया तो आपको क्या करेगा, हम हमेशा आप क्या ये सोचते रहेंगे कि मतलब हर साल मेरे को जो है आपको बिजनेस बढ़ना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है, ये मोटिव में आप क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे. सो नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. सो कंसिस्टेंसी मीन्स फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड प्रैक्टिस शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर. मतलब जैसा कि अकाउंटिंग आप बनाना है तो एक ही रूल को जो है आपको क्या है, एक ही रूल्स, एक ही प्रैक्टिस, एक ही जो है आपको गाइडलाइंस को फॉलो करके आपको क्या करना, बनाना. ये नहीं कि मतलब आपने जो है बीच में 6 महीने में एक मेथड फॉलो किया और 6 महीना बाद और एक मेथड फॉलो किया, तो उस तरह में क्या हो जाएगा, अकाउंट जो है गलत हो जाएगा. जैसा कि आप 2 कंपनी के बीच में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसा ए एंड बी के साथ, तो उस समय क्या नहीं कर पाएगा, कंपैरिजन नहीं कर पाएगा. जैसे इंट्रा फॉर्म होता है वो कंपैरिजन नहीं कर पाएगा. आपने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाने के बाद यूज़र को उनको भी जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो इफेक्टिव नहीं रहेगा. और सेकंड बात, जैसे कि आप इनकम टैक्स फाइल करते समय भी आपको क्या प्रॉब्लम आएगा. नहीं तो जो शेयर मार्केट में आपने क्या करेंगे, जो क्वार्टरली रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टर के लिए, नहीं तो सेबी के लिए, वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी. सो नेक्स्ट वन इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट. सो अक्रूवल कॉन्सेप्ट जानने के पहले जो उसमें और एक चीज़ होता है कैश. एक होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक कैश बेसिस होता है, एक अक्रूवल बेसिस. सो कैश बेसिस मतलब, कैश का मतलब क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है जो है आपको कैश में जो भी होता है, रिसीट हो, पेमेंट हो, वो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन. जैसे कि मिस्टर ए मिस्टर बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन होता है. ये क्या करता है, सेल करता है, ये जो है आप सामान खरीदता है. तो ये क्या करेगा, गुड्स उसको देगा और ये इसने क्या करेगा, कैश देगा. लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब आपको क्या नहीं किया जाएगा, तुरंत जो है पैसा नहीं मिलेगा. जैसा कि आप अज्यूम करिए ये ट्रांजैक्शन जो है 1 जनवरी को हुआ है, आपको पेमेंट मिलेगा जैसा कि आपका 1 मार्च में मिलेगा. सोचिए क्या जो है आपको मिलेगा. तो यहाँ पे जो है, यहाँ कब ये बुक में, कैश बुक में कब एंट्री होगा, जब कैश सेटलमेंट होगा, जब कैश मिलेगा तभी कैश बुक में लिखा जाएगा. अगर सोचिए अगर 1 जनवरी का अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो तुरंत जो है इसमें कैश बुक में लिखा जाएगा. लेकिन ये जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट में सिर्फ जो है कैश का सेटलमेंट नहीं लिखेंगे, कैश का ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे. तो यहाँ पे जो है आपको एक शुरुआत में जो है इनका बीच में एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, क्रेडिट सेल्स हुआ, तो क्रेडिट सेल्स लिखेगा हम लोग. सो कौन सा डेट में, 1 जनवरी 2020. और एक लिखेंगे हम लोग जो आपका पेमेंट कब मिलता है, 1 मार्च 2020 को जो है आपको क्या कैश मिलता है, कैश रिसीट. तो ये दोनों चीज़ इसमें आएगा. और कैश में सिर्फ जो है आपको क्या, सिर्फ जो है कैश जब मिलता है, कैश रिसीट और पेड, so that will be recorded under the cash book.
So no credit transaction will comes under cash book, but here we'll take both cash as well as credit. जो है आपको क्या होगा, कैश भी होगा क्रेडिट भी रहेगा, उसको बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि सिर्फ जो है आपको कैश ट्रांसैक्शन, जो भी बिजनेस में जो भी हुआ है ट्रांसैक्शन, कैश हुआ क्रेडिट हुआ, सो दोनों जो है यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगा, उसको बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, ये जो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं गैप में। सो रूल रेगुलेशंस, अकाउंट कैसा बनाया जाता है, तो इसके लिए जो हम लोग जो है इंडिया का जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो, और जो है कमिटी जैसा अकाउंट स्टैंडर्ड बोर्ड, जो भी दोनों मिल के जो है अकाउंट का जो भी मॉडिफाई वगैरह करना है, नहीं तो चेंज करना है, नया कुछ इंक्लूड करना है, ये लोग करते हैं। जैसा कि आपका जैसा नया कुछ प्रिंसिपल को जो है लागू करना है, नहीं तो कुछ चेंजेस करना है, कुछ नया मेथड्स को लाना है, तो यही लोग करते हैं। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसका मतलब इन लोग जो है सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल जो है अकाउंट बनाने के लिए जो है पूरा यूनिफॉर्मिटी जो है पूरा इंडिया का जितना भी बिजनेसमैन है सभी को जो है, जितना भी अकाउंटेंट जो होता है, नहीं तो बिजनेस में जो अकाउंट जो बनाया जाता है उनको जो है अकाउंट स्टैंडर्ड के बेस में जो है अकाउंट जो है बनाया जाता है, उसको बोलते हैं अकाउंट स्टैंडर्ड। उसी तरह का नेक्स्ट जो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। वर्ल्ड वाइड में जो है अकाउंट जो है एक ही तरह होना, सिमिलर नेचर में यूनिफॉर्मिटी होना बोलकर वर्ल्ड में भी जो है आपको क्या अकाउंटिंग सिस्टम जो है अकाउंटिंग जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जैसा बाहर में भी जो है उन लोग जो है बाहर का जितना भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉरेन कंट्री, उन लोग मिलकर भी क्या करते हैं, तो इस तरह बीच बीच में क्या करते हैं जो है रूल रेगुलेशंस, तो फिर प्रिंसिपल वगैरह कुछ मॉडिफाई करेंगे, नया मेथड अगर चाहिए तो उन लोग इंक्लूड करेंगे, तो उसको बोलते हैं IFRS। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।